नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शकील सर ऑनलाइन क्लासेस में। मेवाड़ राजवंश का इतिहास पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और मेवाड़ राजवंश के इतिहास में पिछली कक्षा में राणा सांगा की मृत्यु तक का इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, मेवाड़ की राजनीति में किस तरीके की घटनाएं घटती हैं, तो उन सब चीजों को आज की क्लास में हम लोग बात देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। आज देखिए, राणा सांगा के बारे में मैंने आपको बताया था, जिनका शासनकाल था 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी। राणा सांगा की अगर हम बात करें उनकी मृत्यु के बाद तो कौन शासक बना, तो देखिए उनमें शासक बनते हैं यहां पर राणा रतन सिंह। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राणा सांगा जो थे उनके 7 पुत्रों का नाम हमें इतिहास में मिलता है। ठीक है, राणा सांगा के कितने पुत्र हुए? 7 में से 4 पुत्रों की मृत्यु राणा सांगा के जीवन काल में ही हो चुकी थी। 7 में से 4 पुत्रों की मृत्यु राणा सांगा के ही जीवन काल में हो चुकी थी। उन 4 पुत्रों में से जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से एक लड़के का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूं, जिनका नाम हमको मिलता है भोजराज। इसका नाम हम इसलिए लेंगे क्योंकि मीराबाई का विवाह इनके साथ हुआ था, इसलिए इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार रीट एग्जाम में भी इसको पूछा गया था, मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है भोजराज। तो देखिए, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था मीराबाई का विवाह। ठीक है, ये शादी माना जाता है सन 1516 में ये शादी हुई थी और 1523 ईस्वी में राणा सांगा के जीवन काल में ही 1523 ईस्वी में इस लड़के भोजराज की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहां पे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मीराबाई के पति का नाम क्या है? भोजराज है। ठीक है, भोजराज किसके पुत्र हैं? राणा सांगा के। बहुत सीधा सा है, मीराबाई किसकी पुत्रवधू हैं? राणा सांगा। कई बार लोग समझते हैं मीराबाई को कि ठीक है कोई बैरागन थी, कोई सामान्य स्त्री रही होगी, ऐसा नहीं है। मीराबाई मेवाड़ राजघराने की बहू रही है, राणा सांगा की पुत्रवधू रही है। अगर आप यहाँ पे मीराबाई के परिवार की बात करें तो वैसे तो लोक संत लोक देवी देवताओं का टॉपिक आएगा कल्चर में, वहां भी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं, मीराबाई राव जोधा की पड़पोती है। ठीक है, राव जोधा के पुत्र हुए थे रावल दूदा। रावल दूदा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री मीराबाई थी, यानी मीराबाई जोधपुर के राठौड़ खानदान से संबंध रखती थी। और यहां पे राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ शादी हुई 1516 में और भोजराज की मृत्यु हो गई 1523 में। राणा सांगा के जीवन काल में ही इस लड़के भोजराज की मृत्यु हो जाती है। बाकी खैर मीराबाई की जहां तक बात आती है, इनका इतिहास मैं आप लोगों को आगे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, मीराबाई जब यहाँ पे होती हैं तो मीराबाई आगे चलकर आप देखें संत रविदास के संपर्क में आती हैं और सत्संगों में भाग लेना शुरू कर देती हैं। संत जो पुरुष संत होते थे उनके साथ जब सत्संगों में भाग लेती हैं तो ये बात मेवाड़ के शासक राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आती है। हालांकि रतन सिंह का शासनकाल देखें तो बहुत लंबा शासनकाल इनका हमको नहीं मिलता, 1528 से 1531 तक ये शासक रहते हैं। तो हमें विक्रमादित्य के समय में जानकारी मिलती है कि राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को बहुत परेशान करवाया था। परेशान करने का कारण क्या था? कारण यह था कि मीराबाई उस जमाने में, देखिए अगर आप उस दौर को देखें जो हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की, तो राजपूतों में परंपरा होती है कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को सती हो जाना होता है। यहाँ मीराबाई जो है अपने पति के साथ सती नहीं हुई है। दूसरा, यहाँ पे देखें जो पुरुष संत हैं उनके साथ सत्संगों में घूमती हैं, जबकि उस जमाने में एक विधवा स्त्री का पर पुरुषों के साथ इस तरीके से घूमना, ये उस जमाने में आप देखें लोगों को पसंद नहीं था। ये बात जो है राणा को पसंद नहीं थी। इस प्रकार आप देखें राणा ने जब उनको मना किया तो मीराबाई ने उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं, तो राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई की हत्या करवाने के प्रयास भी किए। कहा जाता है उनको शेर से मरवाने की कोशिश की गई, अजगर से निगलवाने की कोशिश की गई, जहर का प्याला उनको दिया गया, लेकिन माना जाता है कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण जी शायद उनकी मदद करते रहे। ऐसे में आखिरकार मीराबाई भी परेशान हो गई और इस राणा विक्रमादित्य के अत्याचारों से तंग आकर मीराबाई पहले तो कुछ समय इन्होंने वृंदावन में व्यतीत किया, लेकिन वृंदावन से भी छोड़कर फिर आगे चलकर ये द्वारिका चली गई। द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर है, रणछोड़ जी कृष्ण जी का पर्यायवाची है, तो रणछोड़ जी कृष्ण जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है द्वारिका में। वहां मीराबाई ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया और ऐसा लोगों की धारणा है वहीं पर रहते हुए कृष्ण जी की मूर्ति में मीराबाई समा गई थी। ठीक है, तो ये मीराबाई के बारे में उल्लेख आता है। बाकी डिटेल में इनका मीराबाई में अलग से लोक संतों की जब बात करूंगा वहां बताने वाला हूं। तो भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब बात करते हैं महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद शासक कौन बने। तो आप देख सकते हैं महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बने थे राणा रतन सिंह।
1528 से लेकर 1531 ईस्वी। राणा रतन सिंह जब शासक बने, बहुत कम समय के अंदर आप देखें इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे हुई? राणा रतन सिंह एक बार बूंदी जाते हैं शिकार खेलने, ठीक है, और उस जमाने में बूंदी के जो शासक हुआ करते थे, इनका नाम था सूरजमल हाड़ा। तो रावल रतन सिंह और बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा दोनों जब शिकार खेलने गए तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया और इस शिकार के दौरान दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर डाली। इस प्रकार आप देखें राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है बहुत जल्द 1531 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे अगले जो शासक बनते हैं 1531 से 1536 ईस्वी, इनका नाम हमको मिलता है राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य जब शासक बनते हैं तो उस वक्त इनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं थी। चलिए मैं हटा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, बाकी चीजें हटा देते हैं। पहले देखिए, राणा विक्रमादित्य जब शासक बने थे तो उस वक्त उनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, अल्पवयस्क थे, लगभग 17 से 18 साल के आसपास इनकी उम्र उस जमाने में मानी जाती है। इस वजह से आप देखेंगे राणा विक्रमादित्य जब शासक बनते हैं तो राणा विक्रमादित्य की जो माता हैं, जिनका नाम हमको मिलता है हाड़ा रानी, चूंकि बूंदी की ये राजकुमारी हैं, ठीक है, हाड़ा वंश की राजकुमारी हैं, इसलिए हम इनको हाड़ा रानी बोलेंगे। हाड़ा रानी कर्मावती, ठीक है, ध्यान रखें, कर्मावती के अलावा भी इनका दूसरा नाम आपको मिलता है कर्णावती, ठीक है, दोनों सही है, एग्जाम में जो आपसे पूछे आप कर सकते हैं। तो हाड़ा रानी कर्मावती या हाड़ा रानी कर्णावती, इसकी कर्णावती के दोनों संतान हैं, ठीक है, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये दोनों एक माता के संतान है। रतन सिंह की माता अलग थी। तो विक्रमादित्य जब शासक बने तो हाड़ा रानी कर्मावती या कर्णावती इनकी संरक्षिका बनी और संरक्षिका की हैसियत से यहाँ पे शासन कार्य संभालती है। लेकिन अगर हम बात करें राणा विक्रमादित्य की, तो राणा विक्रमादित्य एक बहुत योग्य शासक नहीं थे, बहुत ही ज्यादा अयोग्य शासक साबित हुए। राणा विक्रमादित्य की कुछ आदतों से, जो कि राजकाज में भाग ज्यादा नहीं ले लिया करते थे, ये ज्यादातर समय इनका नाचना गाना जो है, चीजों में, नृत्य गान में इनमें व्यतीत होता था, ठीक है, राज के कार्यों में ज्यादा ये ध्यान नहीं दिया करते थे। इस वजह से आप देखें, और कुछ इनके जो दरबारी सामंत थे उनके साथ भी इनका व्यवहार सही नहीं था। इस तरीके से देखें तो मेवाड़ की स्थिति बहुत कमजोर यहाँ पे हो जाती है राणा विक्रमादित्य के समय में। कुछ बड़े बड़े सामंत इनके व्यवहार से दुखी होकर राजधानी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, माना जाता है राजधानी चित्तौड़गढ़ छोड़कर वो अपने अपने ठिकानों में लौट जाते हैं। पीछे से आप देखें सिर्फ बचे कुछ चापलूस किस्म के लोग बाग जो राणा विक्रमादित्य के साथ रह जाते हैं। ऐसे समय में अगर हम पड़ोस में चले तो पड़ोस में गुजरात रियासत थी। गुजरात रियासत के सुल्तान बहादुर शाह ने देखा कि मेवाड़ रियासत कमजोर है, एक छोटा बच्चा यहाँ शासन कर रहा है, उनकी माता संरक्षिका के तौर पे शासन संभाल रही है और राणा का व्यवहार अपने ही सामंतों के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। इस वजह से सामंत भी से नाराज चल रहे हैं, तो मेवाड़ की स्थिति बहुत ही खराब है। इस स्थिति को देखते हुए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखें, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 2 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण किया था सन 1533 ईस्वी में, पहला आक्रमण किया। पहले आक्रमण के दौरान हाड़ा रानी कर्मावती ने रणथंभौर का किला बहादुर शाह को सौंपकर संधि करके उसे वापस लौटा दिया। इस प्रकार आप देखें, गुजरात के सुल्तान ने जब पहला आक्रमण किया 1533 में, तो हाड़ा रानी कर्मावती से रणथंभौर का किला लेकर शांत होकर संधि करके वापस वो लौट जाता है। लेकिन उसे मालूम था कि मेवाड़ बहुत कमजोर है, अगले ही साल वो फिर धमक जाता है। सन 1534-35 ईस्वी में एक बार फिर से दूसरा हमला किया था बहादुर शाह ने। इस मौके पर आप देखेंगे हाड़ा रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं से मदद के लिए राखी भी भेजी थी, लेकिन मुगल बादशाह समय पर मदद के लिए नहीं पहुंचे, जिस वजह से हाड़ा रानी कर्मावती को जौहर करना पड़ा। ठीक है, तो आइए इन घटनाओं को मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर हम महाराणा उदय सिंह की बात भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा, राणा विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं। 1531 से लेकर 1536 ईस्वी इन्होंने अपना शासनकाल इनका देखने को मिलता है। राणा विक्रमादित्य की माता का नाम हमको मिलता है हाड़ा रानी कर्मावती, जिनके संरक्षण में ये शासक बने, ये मैंने आपको बता ही दिया। 1533 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर प्रथम आक्रमण किया। ध्यान रखें, 2 आक्रमण है यहाँ पर, पहला आक्रमण 1533, दूसरा 1534-35 में हुआ है। तो प्रथम आक्रमण किया, और प्रथम आक्रमण जब हुआ था तो मैंने कहा था हाड़ा रानी ने क्या किया, रणथंभौर का किला इस बहादुर शाह को सौंप दिया और उसे वापस भेज दिया। इस प्रकार आप देखें, पहला जो हमला हुआ उसमें रणथंभौर किला देकर यहाँ पे संधि कर ली गई है और गुजरात का सुल्तान वापस लौट गया है। लेकिन आप देखें, उसने अगले ही साल 1534-35 ईस्वी में फिर से हमला किया, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। उसे मालूम था कि मेवाड़ बहुत कमजोर हो चुका है, मेवाड़ के सामंत खुद मेवाड़ के शासक का जो है साथ नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार इस
दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर गुजरात के सुल्तान ने दूसरा आक्रमण फिर कर दिया चित्तौड़गढ़ पर। और यहाँ आप देखें बहादुर शाह ने जब दूसरा आक्रमण किया, ऐसे समय में हाड़ा रानी कर्मावती को जब देखा कि कोई चारों तरफ से कोई मदद नहीं मिलने वाली है, तो ऐसे समय में हाड़ा रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को मदद के लिए राखी भिजवाई थी। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हाड़ा रानी कर्मावती ने मदद के लिए किसे राखी भिजवाई थी? मुगल बादशाह हुमायूं को भिजवाई थी। क्यों भिजवाई थी? इसका भी कारण है। देखिए, कारण यह था कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, जबकि मुगल बादशाह हुमायूं भी मालवा पर अधिकार करना चाहता था। इस प्रकार हम देखें तो हाड़ा रानी कर्मावती का दुश्मन तो है ही बहादुर शाह, मुगल बादशाह हुमायूं का भी दुश्मन बहादुर शाह है। और मैंने आपको बताया कि इतिहास में बड़ी अच्छी कहावत हमको मिलती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हाड़ा रानी का भी दुश्मन बहादुर शाह, मुगल बादशाह हुमायूं का दुश्मन भी बहादुर शाह। तो आखिरकार आप देखें हाड़ा रानी ने यहाँ पर राखी भिजवाई मुगल बादशाह को, लेकिन ये बात अलग है कि मुगल बादशाह सही समय पर मदद के लिए पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से हाड़ा रानी अकेली पड़ गई और आखिरकार उन्होंने केसरिया जौहर करने की ठानी थी। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इन्होंने मदद के लिए राखी भेजी है मुगल बादशाह हुमायूं को। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर मार्च 1535 ईस्वी में हाड़ा रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं ने तो जौहर किया, किसके नेतृत्व में? हाड़ा रानी कर्मावती के नेतृत्व में। जब देख लिया हाड़ा रानी कर्मावती ने कि मुगल बादशाह को राखी भेजी है, लेकिन वो सही समय पर अभी तक मेरी मदद करने नहीं पहुंचे हैं, जबकि गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह हमला करने चित्तौड़गढ़ पर आ डटा है। ऐसे समय में जब कोई मदद की आस ना थी, तो हाड़ा रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने तो जौहर करने की ठानी। केसरिया कौन करेगा? अब केसरिया वैसे तो देखें तो राणा कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नेतृत्व में केसरिया होना चाहिए था, लेकिन ऐसे समय में यहां आप देखेंगे तो हाड़ा रानी कर्मावती ने काम किया है। हाड़ा रानी कर्मावती ने पन्ना धाय के नेतृत्व में, पन्ना धाय के निर्देशन में अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह, उन दोनों को उसके पन्ना धाय के हवाले कर दिया और उनको भिजवा दिया था अपने पीहर पक्ष बूंदी। हाड़ा रानी कर्मावती बूंदी की रहने वाली थी, तो पन्ना धाय को सौंपकर विक्रमादित्य उदय सिंह को यहाँ बूंदी भिजवा दिया जाता है सुरक्षित, ताकि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी है वो सुरक्षित रहे। और यहाँ खुद इन्होंने जौहर किया। और यहाँ देवलिया ठिकाना, ध्यान रहे, देवलिया का मतलब आज की जो प्रतापगढ़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ जो रियासत थी पहले इसका नाम देवलिया ठिकाना हुआ करता था। तो देवलिया ठिकाने के ठाकुर रावत बाग सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया। ठीक, तो यहाँ शासक नहीं है, रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया हो रहा है और हाड़ा रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया है। और राणा विक्रमादित्य उदय सिंह को कहां भिजवा दिया गया है? बूंदी। किसके साथ? पन्ना धाय के साथ। यहाँ देखिए पन्ना धाय के बारे में एक चीज और आपको बता देता हूँ। वैसे तो पन्ना धाय के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन एक चीज आपको जानकारी मैं नहीं यहाँ दे देता हूँ कि हाड़ा रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी थी। ये मुगल बादशाह को राखी भेजने की सलाह दी किसने थी? हाड़ा रानी कर्मावती को। ध्यान रखें, ये सलाह भी पन्ना धाय ने दी थी। पन्ना धाय के कहने पर ही, माना जाता है पन्ना धाय की सलाह पर ही हाड़ा रानी कर्मावती ने राखी भिजवाई थी मुगल बादशाह हुमायूं को। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से देखें यहाँ पर विक्रमादित्य उदय सिंह सुरक्षित बूंदी पहुंच गए और पीछे से किले में हो गया है केसरिया और जौहर। इस प्रकार आप देखें, एक तो साका हुआ था चित्तौड़गढ़ किले में 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जौहर किया था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने, और केसरिया किया था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। अब यहाँ देखें तो चित्तौड़गढ़ किले का दूसरा साका हो रहा है, और ध्यान रखें दूसरा साका ये 5/1535 में हुआ है। कई सारी गाइड वगैरह, कुछ पुस्तक वगैरह आप पढ़ते हैं तो उनमें 1534 लिखा हुआ है, जो ठीक नहीं है। मार्च 1535 ईस्वी में यह साका संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से देखें यहाँ पर यह हुआ, ये चित्तौड़गढ़ किले का दूसरा साका कहलाता है। तो पहला साका हुआ था 1303 और दूसरा साका है सन 1535 ईस्वी, मार्च 1535 ईस्वी। एक और साका हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के समय के अंदर, जो हुआ था फरवरी 1568 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए हैं। ठीक, और ये हो गया है चित्तौड़गढ़ किले का दूसरा साका। तो चलिए, चित्तौड़गढ़ किले के दूसरे साके की जो घटना है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको और डिटेल दे देता हूं। देखिए, पन्ना धाय के कहने पर हाड़ा रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाई। मुगल बादशाह ने यह कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने आ रहा हूं। मुगल बादशाह चल भी दिए मदद करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो रास्ते में थे, मैंने कहा इतने गुजरात नजदीक है, गुजरात का सुल्तान यहाँ पे पहुंच जाता है। और इस प्रकार आप देखें चित्तौड़गढ़ किले पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया था।
गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह किले पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, गुजरात से, क्योंकि गुजरात नजदीक है मेवाड़ के, तो जल्दी आकर इसने कब्जा कर लिया। उधर हम देखें तो अभी जो हुमायूं है वो कालिंजर में अटका हुआ था। कालिंजर एक किला था, बड़ा मशहूर, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो कालिंजर में ही अभी हुमायूं अटका हुआ है। इधर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पे कब्जा कर लिया। केसरिया जौहर भी हो चुका है। लेकिन जब यहाँ पर गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ किले पे कब्जा करके बैठ गया है और पीछे से मुगल बादशाह कालिंजर से आगे बढ़ता है, तो मुगल बादशाह हुमायूं के चित्तौड़गढ़ आने की खबर सुनकर बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ को खाली करके वापस कहां भागता है? गुजरात। और पीछे से अगर हम देखें तो हुमायूं आता है इसका पीछा करता हुआ। हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करते करते वो भी कहां पहुंच जाता है? गुजरात। इस प्रकार आप देखें, हुमायूं गुजरात पहुंचता है और गुजरात के सुल्तान को युद्ध में पराजित करता है। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह ये पराजित होकर भाग जाता है समुद्र में पुर्तगालियों के पास। ठीक है, उस जमाने में समुद्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में जाने जाते थे पुर्तगाली लोग। तो बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से शरण मांगी और माना जाता है कि पुर्तगालियों ने जब इसको शरण दी, और ये कहते हैं कि किसी जहाज के ऊपर सफर कर रहे थे, तो बहादुर शाह का पुर्तगाली सैनिकों से कुछ झगड़ा हो गया और पुर्तगाली सैनिकों ने, माना जाता है, इनकी हत्या करके इनकी लाश को समुद्र में फेंक दिया। बहादुर शाह, कुछ इतिहास की पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि जिस जहाज पर ये सफर कर रहे थे वो जहाज पलट गया, समुद्र में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह मर जाता है और हुमायूं गुजरात पर कब्जा करते हुए, गुजरात के बाद मालवा पर कब्जा करते हुए, मालवा से वापस दिल्ली की ओर लौट जाता है। ठीक है, पीछे से चित्तौड़गढ़ किला अब खाली है। चित्तौड़गढ़ किला जब खाली है तो ऐसे समय में, चूंकि मैंने कहा राणा विक्रमादित्य कहां पहुंचा हुआ है? बूंदी पहुंचा हुआ है। तो बूंदी के और मेवाड़ के सामंतों ने मिलकर एक बार फिर से राणा विक्रमादित्य को चित्तौड़गढ़ लेकर आए और उसे चित्तौड़गढ़ का पुनः शासक बना दिया। लगभग 1536 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के लेके वापिस शासक बना दिए जाते हैं। अब देखिए, राणा विक्रमादित्य वापिस शासक तो बना दिए जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि राणा विक्रमादित्य की कुछ आदतें खराब थी जिनमें अभी भी कोई सुधार यहाँ पर नहीं मिलता है। अभी भी हम देखेंगे कि मेवाड़ के बहुत सारे बड़े बड़े सामंत उससे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बहुत सबसे ज्यादा स्थिति का लाभ उठाता है यहाँ पर एक व्यक्ति, जिसका नाम हमें मिलता है बनवीर। कौन है बनवीर? देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि राणा सांगा जो है, देखिए चलिए मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको राणा सांगा के बड़े भाई बताए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, इनकी एक दासी थी। इस दासी का नाम हमें मिलता है पूतल दे। दासी का नाम हमको मिलता है पूतल दे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हमने उड़ना राजकुमार कहा, तो उनकी एक दासी है पूतल दे। तो दासी पूतल दे से उत्पन्न एक लड़का हुआ था, इसका नाम हमको मिलता है बनवीर। यानी बनवीर एक दासी पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया का। बनवीर उस जमाने में काफी शक्तिशाली हो चुका था। हालांकि राणा सांगा के जीवन काल में इस बनवीर को, इसकी कुछ आदतें खराब थी, इसकी वजह से इसको देश निकाले तक की भी सजा हो रही थी। लेकिन राणा सांगा की मृत्यु के बाद कहते हैं कि बनवीर वापस मेवाड़ में आ जाता है। और जब वापस मेवाड़ में आता है तो बनवीर ने मेवाड़ के जो सामंत हैं, क्योंकि स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी, अब मेवाड़ की अगर हम बात करें, 1527 खानवा युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मेवाड़ को पराजित होना पड़ा और मेवाड़ की बहुत, कह सकते हैं, हानि हुई। ठीक है, हर तरीके से। 1528 में बची कुची राजपूत शक्ति चंदेरी युद्ध में खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद आप देखें, अब जो बची कुची शक्ति है वो बहादुर शाह के 2 हमले हुए 1533 में, और सन 1534-35 में जो हमले आक्रमण हुए हैं बहादुर शाह के, तो आप देखें मेवाड़ की बची कुची शक्ति भी यहाँ खत्म हो चुकी है। तो मेवाड़ एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। आर्थिक रूप से आप देखें मेवाड़ बहुत कमजोर हो चुका है, सैनिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है, और ऐसे में मेवाड़ का शासक भी बहुत कमजोर है, राणा विक्रमादित्य। और ऐसे समय में बनवीर ने देख लिया कि सारी स्थितियों को अपने पक्ष में करने का सबसे अच्छा मौका है। तो बनवीर ने मेवाड़ के कुछ सरदार सामंतों को अपनी ओर मिलाया और यहाँ पर उसने सब लोगों से सलाह मशवरा करके राणा विक्रमादित्य को पहले तो कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ किले में नजरबंद कर दिया। लेकिन नजरबंद करने के बाद बनवीर को यह लगता है कि क्यों ना अब मैं विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह, अगर इन दोनों की ही हत्या कर डालूं तो मेवाड़ का फिर उत्तराधिकारी मैं बन जाऊंगा, शासक मैं बन जाऊंगा। इस चीज को देखते हुए 1536 ईस्वी में बनवीर ने सोते समय राणा विक्रमादित्य की हत्या कर डाली। और राणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद
जब बनवीर पहुंचता है पन्नाधाय, ध्यान रखें ये जो हत्याएं हो रही है किस किले में हो रही है, ये हत्याएं चित्तौड़गढ़ किले में हो रही है, ठीक है ना। तो पहले तो बनवीर ने किसकी हत्या करी, पहले तो बनवीर ने हत्या की है विक्रमादित्य की। कहां पर हो रही है सारी घटनाएं, चित्तौड़गढ़ किले में हो रही है। तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी 1536 ईस्वी में बनवीर ने। फिर विक्रमादित्य को मारने के बाद अब जो है ये बनवीर चलता है राजकुमार उदय सिंह को मारने के लिए। राजकुमार उदय सिंह को मारने के लिए जब ये पहुंचता है तो उस दौर में देखें तो उदय सिंह की जो धाय मां थी उनका नाम था पन्ना धाय, ठीक है, पन्ना धाय। मैं आपको पन्ना धाय के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। पन्ना धाय अगर हम बात करें तो ये गुर्जर जाति की महिला थी, इसलिए आप देखें वैसे तो नाम था इनका पन्ना गुजरी, लेकिन चूंकि इनको राजकुमार का धाय घोषित किया गया था, बनाया गया था, इसलिए हम इसको पन्ना धाय के नाम से जानते हैं। तो पन्ना गुजरी हैं, इनके पिता का नाम हरचंद सांखला आता है, इनके जो पति हैं उनका नाम सूरजमल चौहान आता है। इनका जो कह सकता हूं मैं जो ससुराल है वो कमेरी गांव में था, ठीक है। इनके जो पति हैं सूरजमल चौहान किस गांव के थे, कमेरी गांव के। और कमेरी गांव में आजकल देखें तो इनका पैनोरमा बना हुआ है। राजस्थान सरकार में पिछली बार वसुंधरा राजे जो सरकार रही है उन्होंने राजपुताने के जितने भी व्यक्तित्व रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हों, चाहे वो आप देखें कुछ धार्मिक व्यक्तित्व यहाँ पे रहे हों, सबके जो ऐतिहासिक धार्मिक जो व्यक्ति हैं सबके पैनोरमा बनवाए हैं। जैसे हम अलवर में देखते हैं भर्तृहरि का पैनोरमा बना हुआ है, राव अली बख्श का पैनोरमा मुंडावर तहसील बनाया गया है, हसन खां मेवाती जिनका मैंने बताया था राणा सांगा का साथ देते हुए खानवा युद्ध में शहीद हो गए, उनका पैनोरमा अलवर में बनाया गया है। झालावाड़ में देखें संत पीपा झालावाड़ के बड़े संत, तो उनका पैनोरमा बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हर जिले के अंदर जो भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो हमको देखने को मिलते हैं, तो वसुंधरा राजे सरकार ने सबके पैनोरमा बनवाए थे ताकि उनके अंदर जाकर हम उनके जीवनी से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखें कमेरी गांव में पन्ना धाय का पैनोरमा भी सरकार द्वारा बनवाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पन्ना धाय किस गांव की रहने वाली है, तो ये कमेरी गांव की रहने वाली थी। इनके पति का नाम सूरजमल चौहान आता है। लेकिन एक चीज मैं आपको साथ साथ और बता दूं, देखिए यहाँ पर बाकी ग्रंथों में तो पन्ना को गुजरी बताया गया है, लेकिन एक ग्रंथ में आपको और बता देता हूं, वीर विनोद कविराज श्यामल दास द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है वीर विनोद। इसको लिखा था कविराज श्यामल दास द्वारा, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के जमाने में ग्रंथ लिखवाया गया था। तो वीर विनोद जो ग्रंथ अगर हम पढ़ें तो उसमें पन्ना गुजरी को गुजरी ना बताकर उसे खींची बताया गया है, ठीक है, खींची राजपूत उसे बताया गया है। खैर आपको ध्यान रखना है, खैर जो जिस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे वैसे पन्ना धाय की जाति को लेकर वो इतिहास में कुछ विवाद जरूर है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार देखें अधिकांश जो ग्रंथ है उसको गुजरी मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार बता भी दिया था कि हमारे यहाँ राजपूतों में गुर्जर जाति की महिलाएं जो होती थी उनको ही धाय मां के रूप में रखने की परंपरा यहाँ पे होती थी, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर तो पन्ना धाय उदय सिंह की धाय मां है। अब जब बनवीर आता है उदय सिंह की हत्या करने के लिए, जैसे ही उसने दरवाजा खोला बनवीर ने, तो पन्ना धाय पहले ही सतर्क हो चुकी थी। माना जाता है पन्ना धाय को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि बनवीर आ रहा है राजकुमार की हत्या करने। तो इस पन्ना धाय ने देखिए कितना बड़ा बलिदान किया। ऐसा बलिदान हमें इतिहास में दूसरा कहीं देखने को नहीं मिलता। पन्ना धाय का एक पुत्र है जिसका नाम हमको मिलता है चंदन। तो राजकुमार उदय सिंह सो रहे थे अपने पलंग पर, तो इस पन्ना धाय ने देखिए क्या किया, चंदन को उदय सिंह की जगह लिटा दिया और उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन की जगह लिटा दिया। ऐसे समय में कक्ष में आप देखेंगे जैसे ही बनवीर प्रवेश करता है, ठीक है, तो उस मैंने कहा राजकुमार उदय सिंह की जगह पर कौन सोया हुआ है, पन्ना धाय का बेटा चंदन सोया हुआ है। जैसे ही बनवीर कक्ष में प्रवेश करता है, ठीक, तो बनवीर ने पूछा पन्ना धाय से कि पन्ना राजकुमार कहाँ है। तो पन्ना ने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा ढका हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नजरों के सामने मेरे पुत्र की हत्या होने वाली है तो मेरी आंखों से आंसू ना छलक जाएं, ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार के ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। तो कपड़े के ऊपर मुंह ढका हुआ था, मुंह के ऊपर कपड़ा ढका हुआ था और बनवीर को इशारा कर दिया उस पलंग की ओर कि सामने राजकुमार है। इस प्रकार बनवीर ने तो कुछ ना देखा, आते ही के साथ ताबड़तोड़ चंदन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिया, चंदन की हत्या कर दी और यहाँ पर राजकुमार उदय सिंह को पन्ना धाय ने सुरक्षित किले से निकलवा दिया। इतना बड़ा बलिदान इतिहास में बाकी हमें दूसरा देखने को नहीं मिलता, जैसा इतिहास हमको पन्ना धाय का बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये मैंने कहा था कि जो सारी की सारी घटनाएं किस किले में हो रही हैं, ये सारी की सारी घटनाएं चित्तौड़गढ़ किले में हो रही हैं, ठीक है। ऐसे समय में पन्ना धाय
राजकुमार उदय सिंह को निकालकर चित्तौड़गढ़ किले से सबसे पहले कहां ले जाती है? ये तो ठीक है, हम लोगों को पता है कि कुंभलगढ़ किले में उसको शरण दी जाती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पन्नाधाय चित्तौड़गढ़ किले से निकालकर उसे सबसे पहले कहां ले जाती है? तो ध्यान रखें, इसे सबसे पहले ले जाया जाता है देवलिया ठिकाना। और मैं आपको बता दूं, उस जमाने का देवलिया ठिकाना आजकल क्या कहलाता है? आजकल हमारा प्रतापगढ़ कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ के रावत राय सिंह हुआ करते थे, रावत राय सिंह यहाँ के देवलिया ठिकाने के ठाकुर हुआ करते थे। तो ये पन्नाधाय सबसे पहले चित्तौड़गढ़ किले से निकालकर देवलिया ठिकाने के ठाकुर रावत राय सिंह के पास राजकुमार उदय सिंह को बचाकर ले आती है, शरण मांगने के लिए आती है। लेकिन देवलिया ठिकाने के ठाकुर रावत राय सिंह ने इनका अतिथि सत्कार तो किया, खाना वाना खिलाया, ठीक है, लेकिन इनको शरण देने से मना कर दिया। उसे मालूम था कि राजकुमार उदय सिंह को शरण देने का मतलब बनवीर से दुश्मनी मोल लेना। ऐसे में देवलिया ठिकाने के ठाकुर रावत राय सिंह ने मना कर दिया। हालांकि उनका अतिथि सत्कार किया और उनको घोड़ा देकर उनको यहां से रवाना कर दिया। इसके बाद पन्नाधाय राजकुमार उदय सिंह को लेकर पहुंचती हैं डूंगरपुर। कहां पहुंचती हैं? डूंगरपुर। ठीक है, ध्यान रखिए उस जमाने में डूंगरपुर के जो शासक है उनका नाम हमको मिलता है रावल आसकरण। रावल आसकरण, ये इनके पास इसको लेकर पहुंचती है। लेकिन रावल आसकरण ने भी ठीक उसी तरह का व्यवहार किया जैसा कि देवलिया ठिकाने के ठाकुर ने किया था। रावल आसकरण ने काफी इनका जो है अच्छा इनका जो है अतिथि सत्कार किया, लेकिन इनको शरण देने से मना कर दिया। आखिरकार आप देखें डूंगरपुर के रावल आसकरण ने भी घोड़ा देकर और कुछ पैसे देकर यहां पर इनको यहां से विदा कर दिया। आखिरकार डूंगरपुर से भी आगे जाकर अब पन्नाधाय इस लड़के को लेकर, राजकुमार उदय सिंह को लेकर अब पहुंचती हैं डूंगरपुर से कुंभलगढ़ किले में। और कुंभलगढ़ किले के उस जमाने में किलेदार हुआ करते थे आशा देवपुरा। शुरुआत में तो आशा देवपुरा भी घबरा गया था। आशा देवपुरा ने भी शुरुआत में देखा जाए तो शरण देने से मना कर दिया था। लेकिन आशा देवपुरा की मां ने जब उसको फटकार लगाई, आशा देवपुरा की जो माता जी थी उन्होंने आशा देवपुरा को फटकार लगाई कि जिस राणा सांगा के इतने सारे एहसान हैं आपके ऊपर, आज उसके वंश के ऊपर जब विपत्ति आई है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? तो माना जाता है मां के कहने पर तब आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ किले में राजकुमार उदय सिंह को शरण देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आप देखें 1536 ईस्वी में बनवीर की हत्या के साथ ही राजकुमार उदय सिंह को कहां ले आया जाता है? कुंभलगढ़ किले में ले आया जाता है। यहीं पर ही कुंभलगढ़ किले में रहते हुए सन 1537 ईस्वी में राजकुमार उदय सिंह का पहला राज्याभिषेक करवा दिया गया। ठीक, इसके बाद आप देखें राजकुमार उदय सिंह ने आशा देवपुरा की मदद से अब अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। और सन 1540 ईस्वी में, उस जमाने में हमारे जोधपुर के शासक हुआ करते थे राव मालदेव। तो राव मालदेव की मदद प्राप्त करके 1540 ईस्वी में राजकुमार उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करके बनवीर को हराकर यहां से भगा दिया। हालांकि बनवीर के बारे में हमें इतिहास मिलता नहीं कि उसकी मृत्यु कब कहां कैसे हुई, लेकिन इतना जरूर है कि 1540 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले पर राजकुमार उदय सिंह ने कब्जा कर लिया और बनवीर यहां से हारकर भाग गया। क्योंकि इसमें देखिए बनवीर जो है दासी पुत्र है और मेवाड़ के बहुत सारे स्वाभिमानी जो सामंत थे मेवाड़ के, वो भी नहीं चाहते थे कि बनवीर जैसा दासी पुत्र मेवाड़ का शासक बने और यहाँ पे गलत परंपरा नई यहाँ पे जन्म ले, क्योंकि इतिहास में कभी भी दासी पुत्रों को शासक नहीं बनाया जाता था। तो वो लोग भी धीरे धीरे करके कुंभलगढ़ में जाकर उदय सिंह के साथ मिल गए थे और उदय सिंह ने आखिरकार एक बड़ी सेना तैयार करी और जोधपुर के शासक राव मालदेव की मदद से 1540 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया। इस प्रकार आप देखें 1536 से लेकर 1540 ईस्वी के बीच में चित्तौड़गढ़ किला किसके कब्जे में रहा? बनवीर, दासी पुत्र बनवीर के कब्जे में रहा। ठीक है, चलिए तो आइए वापस मैं आपको ले चलता हूं इतिहास पर। तो देखिए जरा, देखिए इस तरीके से 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ किले में सोते समय राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित कहां पहुंचा दिया? कुंभलगढ़ किले के किलेदार आशा देवपुरा। लेकिन बीच की घटनाएं भी आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले उन्हें लेकर वो देवलिया ठिकाने गई थी, ठीक है, और उसके बाद उन्हें लेकर वो डूंगरपुर गई, लेकिन इन दोनों ने उसे शरण देने से मना कर दिया। उसके बाद इसे अंतिम रूप से कहां शरण मिली है? कुंभलगढ़ किले में आशा देवपुरा ने उसको शरण दी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं महाराणा उदय सिंह की। 1540 से 1572 ईस्वी इनका हमें शासन देखने को मिलता है।
और बीच में 1536 से लेकर 1540 मैंने कहा बनवीर शासक रहता है। महाराणा उदय सिंह की जब हम बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इनका पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ किले में। कब हुआ था? 1537 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में जोधपुर के राजा राव मालदेव की मदद से महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को पराजित करके चित्तौड़गढ़ किले पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार शासनकाल इनका 1540 से शुरू होता है। वैसे तो ठीक है 1536 से मिल जाता है, लेकिन वास्तविक चित्तौड़गढ़ की जो सत्ता इनको मिलती है 1540 ईस्वी। वैसे देखा जाए तो महाराणा उदय सिंह के लिए 1540 ईस्वी का साल बड़ा कह सकते हैं कि लकी रहा, शुभ रहा, क्योंकि 1540 में उन्हें खोया हुआ मेवाड़ का राज्य भी मिल जाता है, चित्तौड़गढ़ वापस मिल जाता है। और इसी साल 1540 ईस्वी में 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह के यहाँ पर महाराणा प्रताप का भी जन्म होता है। 1540 ईस्वी में हम देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ किले में इनका दूसरा फिर से राज्याभिषेक हुआ महाराणा उदय सिंह का। 1543 ईस्वी में राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां शेरशाह सूरी को भिजवा दी। देखिए ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी दिल्ली के सुल्तान रहे थे 1540 से लेकर 1545 ईस्वी। ठीक है, ये दिल्ली के सुल्तान है और काफी ताकतवर सुल्तान है। सन 1544 में इन्होंने जोधपुर के राजा मालदेव को भी सुमेलगिरी युद्ध में पराजित किया था। ऐसे समय में आप देखेंगे अभी महाराणा उदय सिंह बड़ी मुश्किलों से शासक बने। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप देखें 27 में खानवा युद्ध हुआ और राजपूत शक्ति का बड़ा विनाश हुआ मेवाड़ का। फिर 1528 में बची कुची शक्ति का विनाश हो गया, ठीक है, चंदेरी युद्ध के अंदर। फिर उसके बाद 1533 में बहादुर शाह का हमला, 34-35 में दूसरा हमला। इसके बाद आप देखें फिर बनवीर द्वारा सत्ता छीन लेना। तो मेवाड़ की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। और अभी आप देखें उदय सिंह 1540 में चित्तौड़गढ़ पर शासन करना शुरू ही करते हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे देखें शेरशाह सूरी भी दिल्ली का सुल्तान बहुत तेजी के साथ अपनी सत्ता का विस्तार करता है। ऐसे समय में जब चित्तौड़गढ़ की तरफ चढ़ाई करता है शेरशाह सूरी, हालांकि चढ़ाई नहीं की थी, अजमेर में था शेरशाह सूरी, तो उदय सिंह ने स्थिति को भांप लिया। उसे मालूम था कि यहाँ पर विपत्ति आने वाली है। तो ऐसे समय में उदय सिंह ने थोड़ा सा चतुराई से काम लिया और इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां किसको भिजवा दी? दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी को अजमेर भिजवा दी। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है शेरशाह सूरी चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करता और मेवाड़ जो बहुत ही कमजोर हो चुका था, और हो सकता है अब स्थिति हमले को सहन करने की थी नहीं मेवाड़ की, और हो सकता है मेवाड़ की स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती। तो महाराणा उदय सिंह ने यहाँ पर थोड़ा चतुराई से काम लिया और शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां सौंपकर युद्ध को टाल लिया। ऐसे में शेरशाह सूरी ने केवल खवास खां, अपने एक व्यक्ति होते हैं खवास खां सेना नायक उनको अपना प्रतिनिधि चित्तौड़गढ़ में बनाकर भेज दिया गया। ठीक है, तो खवास खां चित्तौड़गढ़ में शेरशाह सूरी का प्रतिनिधि बनकर रहता है और इस प्रकार शेरशाह सूरी की तरफ से होने वाला आक्रमण यहाँ पर उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेकिन देखिए अगर आप शेरशाह सूरी का शासनकाल देखें तो 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में आप देखें 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के साथ ही इधर देखें तो हमारे जो महाराणा उदय सिंह हैं उन्होंने खवास खां को भी यहाँ से निकालकर भगा दिया और इस तरीके से बड़ी चालाकी से चतुराई से उन्होंने समय को भांपते हुए, स्थिति को भांपते हुए अपने चित्तौड़गढ़ को सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार आप देखें शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद ही महाराणा उदय सिंह ने वापस अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। अगर यहीं पे देखें तो सन 1557 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का एक युद्ध और हुआ था अजमेर के हाकिम के साथ। हाकिम का मतलब होता है हुक्मरान, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर हाकिम थे उस जमाने में हाजी का पठान, तो इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। माना जाता है ये युद्ध हुआ था रंगराय नाम की एक पातर को लेकर। रंगराय नाम की एक पातर थी। पातर का मतलब होता है नाचने गाने वाली एक स्त्री। माना जाता है रंगराय नाम की एक पातर थी जिसको लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में उदय सिंह ने उस हाजी का पठान को पराजित किया। हाजी का पठान जिसका प्रभाव चित्तौड़गढ़ की सत्ता पर अभी चल रहा था। तो ऐसे में आप देखेंगे महाराणा उदय सिंह ने हाजी का पठान को पराजित करके पठानों से भी अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र अब कर लिया है 1557 ईस्वी में। और ये जो युद्ध कहलाता है, ये युद्ध कहलाता है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा ध्यान रखें एक जगह अजमेर में पड़ती है, तो अजमेर में हरमाड़ा में युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको हरमाड़ा का युद्ध कहते हैं। हरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी किस किस के बीच हुआ? उदय सिंह और अजमेर के हाकिम हाजी खां पठान के बीच में। किसको लेकर? रंगराय नाम की पातर को लेकर यह युद्ध होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें तो महाराणा उदय सिंह का जो सबसे बड़ा एक काम और रहा है वो काम इनका रहा है उदयपुर नगर की स्थापना। तो सन 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने गोस्वामी प्रेमगिरी के कहने पर माना जाता है उदयपुर नगर की स्थापना की। इनको ध्यान रखना है किसके कहने पर?
तो 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, लेकिन किसके कहने पर, ये आपको ध्यान रखना है, गोस्वामी प्रेमगिरी। अभी भी आप देखें तो उदयपुर के राजमहलों के पास इनका मंदिर यहाँ पर मौजूद है, तो इनके कहने पर इन्होंने उदयपुर नगर बसाया। इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हमको मिलती है। माना जाता है एक बार महाराणा उदय सिंह यहाँ पर शिकार खेलने इस क्षेत्र में आते हैं, इस गिरवा प्रदेश उसको बोला जाता है। अगर आप देखें तो ये गिरवा प्रदेश चारों तरफ तश्तरीनुमा पहाड़ियों के बीच में उदयपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ तश्तरीनुमा पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में जो समतल मैदान है उस मैदान में उदयपुर बसा हुआ। तो ये पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, ये गिरवा कहलाता है। तो माना जाता है एक बार इस गिरवा क्षेत्र के अंदर महाराणा उदय सिंह शिकार खेलने आते हैं, और शिकार खेलते समय उनकी जो मुलाकात हुई यहाँ पर गोस्वामी प्रेमगिरी से हुई। ऐसे में गोस्वामी प्रेमगिरी ने महाराणा उदय सिंह को यहाँ पे इस बात के लिए, या कह सकता हूँ कि गोस्वामी प्रेमगिरी ने महाराणा उदय सिंह को एक बात कही कि महाराणा आपका चित्तौड़गढ़ किला सुरक्षित नहीं है, आपके चित्तौड़गढ़ किले पर हमला होने वाला है, तो मेरा यह मानना है कि आप चित्तौड़गढ़ किले को छोड़कर यहाँ इस गिरवा प्रदेश के बीच में, सुरक्षित प्रदेश के बीच में एक नया शहर बना लीजिए, उसे राजधानी बना लीजिए, अन्यथा आने वाले समय में जब विपत्ति आपके ऊपर आएगी तो आपको बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। तो माना जाता है गोस्वामी प्रेमगिरी की भविष्यवाणी पर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया, और गोस्वामी प्रेमगिरी की भविष्यवाणी सही भी साबित हुई। सन 1567-68 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण भी कर दिया था, और ऐसे समय में चित्तौड़गढ़ इनसे किला छिन गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें महाराणा उदय सिंह ने गोस्वामी प्रेमगिरी कहने पर उदयपुर नगर बसाया था, और इसे अपनी राजधानी भी बना लिया था। इस प्रकार आप देखें पहले चित्तौड़गढ़, अगर मैं मेवाड़ की शुरू से बात करूं तो पहली राजधानी नागदा थी। नागदा के बाद फिर आप देखें कुछ समय के लिए अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया, फिर रावल जयत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया, ठीक है। कुंभा के जमाने में हम चले तो कुंभलगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बना रखा, उसके बाद फिर चित्तौड़गढ़ जो है राजधानी रहा, और यहाँ पर उदय सिंह के जमाने में राजधानी बन चुका है उदयपुर। महाराणा प्रताप के समय राजधानी कई बार चेंज होने वाली है, उनकी भी बात मैं आपसे करूंगा। अब आप देखिए महाराणा उदय सिंह के समय में एक बड़ा युद्ध और हुआ, चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा युद्ध। चित्तौड़गढ़ किले में तीसरा साका होने वाला है। 1567-68 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। क्यों किया यह आक्रमण, कारण क्या था? देखिए कारण यह था कि मुगल बादशाह जो अकबर है उन्होंने, माना जाता है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, मुगल बादशाह अकबर ने सन 1561 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण किया था, ठीक है। 1561 ईस्वी में कहा किया था? मेड़ता पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए ये मैं हटा देता हूं पहले और मैं आपको समझाता हूं। तो इस तरीके से आप देखेंगे मुगल बादशाह अकबर ने 1561 ईस्वी मेड़ता पर आक्रमण किया, और मेड़ता के जो शासक थे इनका नाम हमको मिलता है जयमल राठौड़। और जयमल राठौड़ मेड़ता से पराजित होकर ये कहां चले गए? ये महाराणा उदय सिंह के सेवा में चले गए। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले में इनको शरण दे दी है, ठीक है। ये उदय सिंह के पास चित्तौड़गढ़ किले में चले गए। अगले ही साल चले तो सन 1562 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, और उस जमाने में मालवा के शासक हुआ करते थे बाज बहादुर, ठीक है। बहुत बड़े संगीतकार थे बाज बहादुर। इनकी प्रेम कहानी हमको मिलती है। इनकी पत्नी थी रानी रूपमती बाज बहादुर, ठीक है। तो बहुत बड़े संगीतकार भी थे बाज बहादुर। तो जब अकबर ने हमला किया मालवा पर तो बाज बहादुर पराजित हुआ, और बाज बहादुर भी पराजित होकर वो भी कहां चला गया? चित्तौड़गढ़, राणा उदय सिंह की शरण में चला गया। इस प्रकार आप देखें महाराणा उदय सिंह ने अकबर के दो दुश्मन जयमल राठौड़ और मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को शरण दे दी। अब अकबर ने उदय सिंह के पास पत्र लिखे कि महाराणा उदय सिंह, आपने मेरे दुश्मनों को अपने पास शरण दी है, इनको मेरे हवाले करिए। महाराणा उदय सिंह ने इनको इनके हवाले करने से मना कर दिया। इस तरीके से आप देखें अकबर को चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करने का मौका लग गया, कह सकता हूं बहाना मिल गया। इस प्रकार अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर सन 1567 ईस्वी, अक्टूबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले का घेरा शुरू कर दिया, और एक लंबी लड़ाई के बाद अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ किले पर अपना अधिकार कर लिया था। ईस्वी में अकबर ने क्या किया? 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी शुरू कर दी, और इस प्रकार आप देखिए चित्तौड़गढ़ किले को घेरकर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। एक लंबी लड़ाई चलेगी जो अक्टूबर 1567 से लेकर फरवरी 1568 तक चलती है, और आखिरकार अकबर को इस युद्ध में सफलता मिल जाती है। महाराणा उदय सिंह देखिए इस युद्ध का नेतृत्व किसको सौंपते हैं? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंपते हैं। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। युद्ध जब शुरू हुआ तो उससे पहले मेवाड़ के सामंतों ने सलाह मशवरा करके महाराणा उदय सिंह को उनके परिवार सहित इनको जंगलों में जाने के लिए बोला कि आप जंगलों में चले जाइए, यह किला सुरक्षित नहीं रहेगा।
तो माणा उदय सिंह तो जंगलों में चले गए और पीछे से युद्ध का नेतृत्व अब कौन करेगा? जयमल राठौड़। ये वही जयमल राठौड़ है जो मेड़ता के शासक हुआ करते थे और माणा उदय सिंह ने इनको यहाँ पर शरण दे रखी थी। और दूसरा मेवाड़ के सेनापति पत्ता सिसोदिया। ठीक इस प्रकार आप देखें, युद्ध होगा जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, माणा उदय सिंह जंगलों में चले गए। इस बात की भनक अकबर को लग गई और अकबर ने क्या किया, अपने एक सेनापति थे जिनका नाम था हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां, इनको अकबर ने उदय सिंह के पीछे लगा दिया ताकि ये जाकर जंगल में उदय सिंह को पकड़ सके। ठीक है, इस प्रकार आप देखें युद्ध की शुरुआत हुई। जब युद्ध की शुरुआत होती है तो किस प्रकार आप देखें युद्ध आगे बढ़ता है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी देता हूं। देखिए यहां पे युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के अंदर अकबर ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी तो शुरू कर ही दी। अब चित्तौड़गढ़ किले को जीतना कोई आसान काम तो था नहीं, चित्तौड़गढ़ किले की दीवारें बहुत मजबूत थी। तो अकबर ने ऐसे समय में क्या किया, चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों को ढहाने के लिए सुरंगें बनवानी शुरू कर दी। ठीक है, चलिए मैं हटा देता हूँ। अकबर ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ किले की जो, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये हमारा इस तरीके से किले की दीवार मान लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार। और अब यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़ किले का जो दीवार है उनको तोड़वाने के लिए जो है अकबर ने क्या किया, चलिए एक बार थोड़ा सा इसको वापस से ठीक कर लेते हैं। इस प्रकार देखें यहाँ पर अकबर क्या करता है, चित्तौड़गढ़ किले की मजबूत दीवारों को ढहाने के लिए क्या करता है, इस किले की दीवारों पर सुरंग बनवाता है। ठीक है, किले की जो दीवारें हैं उनके पास पहुंचने के लिए सुरंग खुदवाता है और उन सुरंगों के अंदर जाकर बारूद भर दिया जाता है और यहाँ पे दीवार को ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार आप देखें चित्तौड़गढ़ किले की दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक दिन क्या हो जाता है, युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर शाम का समय था और शाम के समय जयमल राठौड़ जो हैं वो दीवार के ऊपर खड़े होकर इस क्षतिग्रस्त दीवार का वापस पुनर्निर्माण करवा रहे थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले की दीवार का निर्माण करवा रहे थे जो क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसी समय माना जाता है कि अकबर, मुगल बादशाह अकबर जो थे वो माना जाता है चित्तौड़गढ़ किले के दीवार के पास कहीं नीचे खड़े हुए थे और शाम का समय था। उनके हाथ में माना जाता है कोई बंदूक थी अकबर के हाथ में। और ध्यान रखें अकबर की जो बंदूक का नाम था उसका नाम हमें मिलता है संग्राम। अकबर की जो बंदूक का नाम है संग्राम था। तो अकबर ने देखे कि कोई व्यक्ति चित्तौड़गढ़ किले की दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है तो अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना लगाया, फायर किया और वो सीधी गोली जयमल राठौड़ की टांग में जा लगी। इस वजह से जयमल राठौड़ की हालत बहुत खराब हो गई, उनकी टांग काटने की नौबत आ गई। कुछ समय पश्चात देखिए जब युद्ध चलता रहा तो जयमल और पत्ता को लग गया था कि इस युद्ध में अब हम बहुत लंबे समय तक लड़ नहीं पाएंगे। आखिरकार जयमल और पत्ता सिसोदिया ने केसरिया और जौहर करने की ठान ली। आखिरकार आप देखें जब युद्ध में केसरिया करने की बारी आई तो जयमल राठौड़ के बारे में मैंने कहा चूंकि इनकी टांग में गोली लगी हुई थी, घोड़े पर बैठकर ये केसरिया नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे समय में यहाँ पर एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम आपको मिलता है कल्लाजी राठौड़। कौन है कल्लाजी राठौड़? कल्लाजी राठौड़ है मीराबाई के भतीजे। ठीक है, मीराबाई के भाई के लड़के हैं। ध्यान रखें ये जो जयमल राठौड़ हैं ये भी मीराबाई के भाई लगते हैं, ताऊ जी के लड़के हैं इनके। ये मीराबाई का हालांकि खुद तो भाई नहीं था, इनके जो ताऊ जी है वीरमदेव उनके लड़के हैं। तो कल्लाजी राठौड़ उनके भतीजे लगते हैं। तो ऐसे में कल्लाजी राठौड़ जो थे इनके चाचा लगते हैं जयमल राठौड़। तो ऐसे समय में जब जयमल राठौड़ अपने घोड़े पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जी को घोड़े पर पीछे बिठाया। कहीं कहीं इतिहास की बुक्स में लिखा हुआ है कि अपने कंधे पे बिठाया। इस प्रकार कल्लाजी राठौड़ अपने कंधे पर अपने जो है चाचा जी जयमल राठौड़ को बिठाते हैं, दो तलवार अपने हाथ में लेते हैं, दो तलवार अपने चाचा जी के हाथ में देते हैं और दोनों युद्ध मैदान में टूट पड़ते हैं दुश्मनों के ऊपर और यहाँ पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। माना जाता है इस युद्ध के दृश्य को देखते हुए अकबर बैठा हुआ था हाथी पर, इस युद्ध के दृश्य को देख रहा था तो अकबर ने देखा कि यार ये कौन आदमी है जो चार भुजाओं के साथ लड़ रहा है। तो इसी समय आप देखें कल्लाजी राठौड़ को यहाँ पर एक नाम मिल जाता है चार भुजा वाला लोक देवता। कल्लाजी राठौड़ एक बहुत बड़े तांत्रिक भी थे, इस वजह से कल्लाजी राठौड़ को एक लोक देवता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो क्वेश्चन बन जाता है चार भुजा वाला लोक देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़ है। चार भुजा वाला इसको सबसे पहले कहा किसने था? तो इस युद्ध के दौरान अकबर ने कहा था। तो इस युद्ध में कल्लाजी राठौड़ को चार भुजा वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, तो मैं आपको बता रहा था इस युद्ध में जयमल और पत्ता ने क्या किया? केसरिया किया। और पत्ता सिसोदिया की जो रानी है इनका नाम मिलता है हमें फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर यहाँ पे किया है। ठीक है, यह चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा साका कहलाता है और यह साका हमें कब मिलता है? 25 फरवरी 1568 के दिन मिलता है। कई कई किताबों में गाइड्स में लिखा हुआ है 1567। ध्यान रखें ये ठीक नहीं है,
आप इसको ठीक कर ले। चित्तौड़गढ़ किले का पहला साका 1303 ईस्वी, दूसरा साका आप देखें यहाँ पर 1535 ईस्वी, मार्च 1535 ईस्वी, और तीसरा साका हमें मिलता है फरवरी 1568 ईस्वी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया था चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा साका हुआ है, और ऑप्शन में 1567 भी था, 1568 भी था। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई बार युद्ध का समय दे दिया जाता है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध 1567 1568, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि 67 करूं या 68 करूं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साका होता है यहाँ पर 25 फरवरी 1568 के दिन। इसमें आप देखें अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया है और अपने सेना नायक आसफ खां को किलेदार नियुक्त कर दिया है। ये भी ध्यान रखना है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ किले का किलेदार किसे नियुक्त किया था? अपने सेनापति आसफ खां को चित्तौड़गढ़ किले का किलेदार नियुक्त किया था। इस युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने फतेहनामा जारी करवाया था। फतेह का मतलब होता है विजय, नामा विजयनामा, यानी अकबर ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद अपने फतेहनामा जारी करवाया। पहले क्या होते थे, आपने देखे होंगे पुरानी फिल्मों में शाही फरमान होते थे, इस तरीके से एक कपड़ा लपेट कर रखा जाता था, ठीक है, उस कपड़े पे लिखावट होती थी। तो अकबर ने एक पूरा फतेहनामा लिखवाया और अपने राज्य के कोने कोने में उस फतेहनामा को पढ़वाया, क्योंकि उस जमाने में चित्तौड़गढ़ किले को जीतना अपने आप में बहुत बड़ी विजय मानी जाती थी। तो अकबर ने अपने राज्य के कोने कोने में अपने फतेहनामा को पढ़वाया ताकि लोगों को यह पता चल सके कि मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को जीत लिया है। उस जमाने में कोई न्यूज चैनल तो होते नहीं थे कि साहब ब्रेकिंग न्यूज आ गई, अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को जीत लिया। कैसे लोगों को पता चलेगा अकबर ने चित्तौड़गढ़ किला जीता? तो उसके लिए अकबर ने क्या किया है, फतेहनामा जारी करवाया है और उसे अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में उसको पढ़वाया है। ठीक है, पहले एलची लोग होते थे, आप लोगों ने टीवी फिल्मों में देखा होगा, एक व्यक्ति आता है, चौराहे पे खड़ा होता है, गले में वाद्य यंत्र को बजाता है, कहता है सुनो सुनो सुनो, ठीक है। फिर उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उस जमाने में न्यूज चैनल अखबार तो थे नहीं, ठीक है, तो ब्रेकिंग न्यूज देने वाले कौन होते थे? ये एलची लोग होते थे। इसकी आवाज को सुनकर, ठीक है, लोग इकट्ठे हो जाते थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्वपूर्ण सूचना ये व्यक्ति देने वाला है। तो आखिरकार आप देखें अकबर ने फतेहनामा जारी करवाया, पूरे राज्य में उसको पढ़वाया, तब जाके लोगों को पता चला कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर विजय हासिल कर ली है। यहीं पर अकबर ने एक काम और करवाया, चित्तौड़गढ़ किले में अकबर ने शाही टकसाल भी बनवाई थी। टकसाल जहां पे सिक्के जारी होते थे, तो अकबर ने यहाँ पे सिक्के जारी करवाए थे। इन सिक्कों को एलची नाम मिला। मैंने आपको बताया एलची कहते हैं कि इसको, एलची उस व्यक्ति को कहते हैं जो संदेशा लेके जाता है, बादशाह का संदेशा सुनाता है, उसे एलची कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ किले में चूंकि ये टकसाल थी, इसलिए इन सिक्कों का नाम चित्तौड़ी भी मिलता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले से जारी होने की वजह से सिक्कों का नाम चित्तौड़ी भी है और दूसरा एलची भी इन सिक्कों का नाम हमें मिलता है। ठीक, इसके बाद देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको और मिलती है। इस युद्ध में अकबर जयमल पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया, उसने वापस जब आगरा लौटा तो आगरा लौटने के बाद आगरा किले के मुख्य दरवाजे पर जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां उसने स्थापित करवाई। गजारूढ़ यानी गज यानी हाथी, हाथी के ऊपर बैठे हुए संगमरमर की मूर्तियां स्थापित करवाई थी मुगल बादशाह अकबर ने। आगरा किले के मुख्य दरवाजे के बाहर ये मूर्तियां रखी होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में माना जाता है इन मूर्तियों को अंदर की ओर रखवा दिया गया था। तो अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ, जयमल पत्ता की वीरता से, कि आगरा किले के मुख्य दरवाजे पर जयमल पत्ता की हाथी पर बैठे हुए संगमरमर की मूर्तियां भी स्थापित करवाई, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे आगरा किले के मुख्य द्वार पर दो बड़े रक्षक खड़े हुए हैं जयमल पत्ता। ठीक, सेम इसी तरह की मूर्तियां हमको बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर दरवाजे पे भी मिल जाएंगी, जिनकी स्थापना बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाई थी। आपको ध्यान होना चाहिए कि जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां एक तो आगरा किले के मुख्य दरवाजे पर अकबर ने लगवाई, और एक हमारे राजस्थान में बीकानेर का जो किला है जिसको हम जूनागढ़ किला भी कहते हैं, वहां पर किसने स्थापित करवाई थी? वहां पर बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भारत में आता है, मुगल काल में भारत की यात्रा करता है। उसने अपनी पुस्तक लिखी है, पूरी यात्रा का वृत्तांत लिखा है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर में जो उसने यात्रा की है मुगल साम्राज्य की, उसने पूरी यात्रा का वर्णन अपनी इस पुस्तक में है। इस पुस्तक के अंदर उसने इन मूर्तियों का उल्लेख भी किया है। ठीक है, तो बर्नियर कहता है अपनी यात्रा वृत्तांत में कि मैंने आगरा किले के मुख्य दरवाजे पर लगी हुई मूर्तियों को देखा है। ठीक है, इसका वर्णन यहां भी मिलता है। इस युद्ध में मीराबाई के भतीजे कल्लाजी राठौड़ को चार भुजा वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये बात मैंने अभी आपको बोली, ये कही किसने? ये शब्द कहे थे मुगल बादशाह अकबर ने, चार भुजा वाले। क्यों? क्योंकि मैंने कहा उस युद्ध के दौरान कल्ला जी के पीछे, देखिए यहाँ दो तरह की बात मिलती है। कहीं तो लिखा हुआ है किताबों में
कि कल्लाजी ने अपने पीछे अपने चाचा जी जयमल राठौड़ को बिठाया और कमर पे कस के कपड़ा बांध लिया और दोनों ने फिर यहाँ पे केसरिया करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कहीं कहीं किताबों में ये मिलता है कि कल्लाजी ने अपने कंधों पर अपने चाचा जी जयमल राठौड़ को बिठाया। खैर जो भी रहा हो, पर अकबर ने इनको देखकर यहाँ पे वीरता पूर्वक जब ये लड़े तो अकबर ने इनको देखकर कहा था ये कौन है जो 4 भुजाओं के साथ लड़ रहा है। तो इस प्रकार कल्लाजी राठौड़ लोक देवता भी हैं और उनको यहाँ पे जीत मिलती है। देखिए 1572 ईस्वी महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगंदा में हुई। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 25 फरवरी 1568 को अकबर जो है चित्तौड़गढ़ किले को जीत लेता है। इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने बहुत कोशिश करी कि वो चित्तौड़गढ़ किले को वापस हासिल करे। छापामार पद्धति, युद्ध पद्धति के तहत उसने कई बार चित्तौड़गढ़ किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ किले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, और इसी दौरान माना जाता है उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी और यहीं पर 1572 ईस्वी में गोगुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले कहते हैं एक गलत फैसला लिया। वो गलत फैसला ये था कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी पत्नी रानी भटियाणी हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि भाटी वंश की राजकुमारी है जैसलमेर की, इसलिए हम इसको बोलेंगे भटियाणी। इनका वास्तविक नाम हमको मिलता है धीरबाई। तो इनके कहने पर महाराणा प्रताप के स्थान पर अपने छोटे पुत्र जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया महाराणा उदय सिंह ने। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा कई बार इतिहास में हमको देखने को मिलता है, कई बार शासकों ने अपने योग्य पुत्र बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र अयोग्य पुत्र को गद्दी बिठाया। ऐसी ही गलती यहाँ पे महाराणा उदय सिंह द्वारा भी की जाती है। महाराणा उदय सिंह अपने बड़े पुत्र योग्य पुत्र महाराणा प्रताप को छोड़कर अपनी पत्नी रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर अपने पुत्र छोटे पुत्र जगमाल सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना देते हैं और महाराणा प्रताप को एक छोटी सी जागीर दे दी जाती है गोगुंदा की और महाराणा प्रताप अपनी जागीर में चले जाते हैं। यहीं पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि महाराणा प्रताप के एक भाई का नाम हमको मिलता है शक्ति सिंह, जो महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र हैं। शक्ति सिंह इस बात से इतने नाराज होते हैं कि वो मेवाड़ छोड़कर अकबर की सेवा में चले जाते हैं। तो ऐसे समय में आप देखें महाराणा प्रताप उत्तराधिकार उनको नहीं मिला, गोगुंदा की जागीर मिली है और महाराणा प्रताप अपने गोगुंदा में चले जाते हैं। लेकिन यहां अगर आप देखें तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने क्या किया, उन सामंतों ने महाराणा प्रताप को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल सिंह के स्थान पर महाराणा प्रताप को अपना शासक चुना, जिससे नाराज होकर जगमाल सिंह कहां चला गया, ये भी अकबर की सेवा में चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, महाराणा उदय सिंह अंतिम समय में अपने पुत्र महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गोगुंदा गए हुए थे, वहीं पर ही महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जब महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, ऐसे समय पे जगमाल सिंह जो उत्तराधिकारी बनता है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ और मेवाड़ के सामंत इस बात से बहुत नाराज थे। महाराणा उदय सिंह के फैसले से पहले नाराज चल रहे थे। इसी समय पर वहीं गोगुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह की इधर आप देखें अंतिम संस्कार चल रहा है, इधर मेवाड़ के सामंतों ने मिलकर फैसला किया कि हमें जगमाल सिंह अपना शासक पसंद नहीं, हम महाराणा प्रताप को अपना शासक नियुक्त करते हैं और यहीं पर ही गोगुंदा में रहते हुए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। जगमाल सिंह को सूचना दी जाती है कि आप जो है महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो, गद्दी छोड़ दें। लेकिन जगमाल सिंह ने अपने माता के कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के पास पहुंच गया। उधर जाकर चले तो अकबर ने इनको सिरोही और जहाजपुरा की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने जगमाल सिंह को सिरोही और जहाजपुरा, जो आजकल भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ की इसको जागीर प्रदान की थी। इधर आप देखें जगमाल सिंह कुंभलगढ़ छोड़कर चला गया था। ये छोड़कर मेवाड़ जब चला जाता है अकबर की सेवा में, पीछे से महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ आते हैं और कुंभलगढ़ किले में दूसरा राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का वापस से संपन्न होता है। इस प्रकार महाराणा उदय सिंह के फैसले को पलट दिया उनके मरने के बाद उन्हीं के सामंतों ने। महाराणा उदय सिंह बनाकर गए थे उत्तराधिकारी जगमाल सिंह को। मेवाड़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेवाड़ के सामंतों ने अपने महाराणा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार के फैसले को पलटते हुए अपना निर्णय लिया और महाराणा प्रताप को अपने निर्णय के अनुसार अपना शासक बनाया। ठीक है, यहीं पर जगमाल सिंह की अगर हम बात करें तो 1583 ईस्वी में दत्ताणी के युद्ध में जगमाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इस प्रकार अगर हम देखें तो जगमाल सिंह जो है मेवाड़ में लंबे समय तक नहीं टिक पाए। सिरोही की उसे जागीर अकबर द्वारा प्रदान की गई थी और वहीं पर रहते हुए दत्ताणी के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप के एक भाई शक्ति सिंह का मैंने जिक्र किया, उनका भी मैं जो है अगली क्लास में महाराणा प्रताप के साथ चर्चा करूंगा। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान उनकी भी हमको कुछ जानकारी मिलती है, किस प्रकार हल्दी घाटी युद्ध के दौरान शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। ठीक है, तो यहां हमने देखा महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद क्या स्थितियां उत्पन्न हुई मेवाड़ के अंदर। राणा सांगा के मरने के बाद रतन सिंह शासक बने, फिर विक्रमादित्य शासक बने। विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है बनवीर द्वारा।
बनवीर ने कब्जा कर लिया चित्तौड़गढ़ पर। फिर उदय सिंह 1540 ईस्वी में पुनः चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करता है। फिर उसके बाद उदय सिंह जब शासक बनते हैं तो शेरशाह सूरी के हमले के बचने की वजह से चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां उनको सौंप देता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें शेरशाह सूरी के मरने के बाद उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त भी कर लेता है। फिर इसके बाद उदयपुर नगर बसाना 1559 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1567-68 ईस्वी में महत्वपूर्ण चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा साका। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला उदय सिंह के हाथ से निकल जाता है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको हाथ नहीं मिलता और अंतिम समय में गलत फैसला उदय सिंह ने लिया, महाराणा प्रताप को छोड़कर जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। लिए बात अलग है कि मेवाड़ सामंतों ने उस फैसले को पलटते हुए वापिस से महाराणा प्रताप को अपना शासक नियुक्त किया। तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अब महाराणा प्रताप। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।